जरा सोचिए, जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मॉडर्न अस्पताल, है ना? लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था, या इसका इतिहास हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है? आज हम एक ऐसी ही बहुत ही जटिल आयुर्वेदिक प्रक्रिया की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिराव्यध। और इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम से। तो ये सिरव्याध्य आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे सिर्फ खून निकालना समझ लेना ये सही नहीं होगा। ये असल में एक बहुत ही प्रिसाइज, मतलब एक बहुत सटीक सर्जिकल प्रक्रिया थी। और इसका मकसद मकसद था शरीर से उस दूषित खून को बाहर निकालना, जिससे उस द्वार में कई बीमारियों के असली जड़ माना जाता था। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। हम जो भी यहाँ जान रहे हैं वो सब कुछ सीधे इसी मूल ग्रंथ अष्टांग हृदयम से लिया गया है। मतलब ये हजारों साल पुराने निर्देश हैं जो हमें उस जमाने के मेडिकल साइंस की एक, कह सकते हैं, एक अनोखी झलक देते हैं। तो चलिए अब इसके पीछे की जो थियरी है, जो सोच है, उसे समझते हैं। मतलब ये प्रक्रिया की ही क्यों जाती थी। इसका जो पूरा आधार है वो टिका है दूषित रक्त की एक अवधारणा पर, जिसे आयुर्वेद में रक्त दुष्टि कहते हैं। देखिए, उस समय के जो वैद्य थे, उनका यह मानना था कि हमारे शरीर में खून दो तरह का होता है। एक तरफ है शुद्ध रक्त, जो हमारी सेहत और हमारी एनर्जी का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है अशुद्ध रक्त। ये वो खून है जो गलत खाने पीने से, गलत लाइफस्टाइल से खराब हो जाता है। और यही यही अशुद्ध रक्त लगभग हर बीमारी की असली जड़ है। तो इलाज का मकसद एकदम साफ था, इस गंदे खून को किसी तरह शरीर से बाहर निकालो। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया किसी पर भी की जा सकती थी? जवाब है नहीं। और यहीं पर एक वैद्य की असली परीक्षा होती थी, ये तय करने में कि कौन सा मरीज इस प्रक्रिया के लिए सही है और कौन सा नहीं। तो क्या ये इलाज सबके लिए था? क्या कोई भी जाकर यह प्रक्रिया करवा सकता था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्रंथ में इस बारे में बहुत बहुत ही सख्त नियम बताए गए हैं। ग्रंथ में एकदम साफ साफ लिखा है कि ये प्रक्रिया किन लोगों पर नहीं करनी है, जैसे बहुत छोटे बच्चे, या फिर बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, या फिर वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी की वजह से कमजोर हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अगर कोई मरीज डरा हुआ है तो उसका भी इलाज नहीं किया जाता था। सोचिए, ये दिखाता है कि उस दौर में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में मेंटल स्टेट को भी कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो चलिए अब आते हैं असली प्रक्रिया पर। अब हम देखेंगे कि ये कितनी सटीक और कितनी सावधानी से की जाने वाली सर्जरी थी। देखिए, चीरा लगाने से पहले की जो तैयारी थी ना, वो भी अपने आप में एक पूरा विज्ञान था। सबसे पहले मरीज को पौष्टिक खाना खिलाया जाता था। फिर शरीर की मालिश होती थी ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। और उसके बाद उस हिस्से को जहां चीरा लगाना है, एक मुलायम कपड़े से बांधा जाता था। ऐसा क्यों? ताकि नस उभरकर ऊपर आ जाए और चीरा एकदम सही जगह पर लगे। मतलब हर एक कदम पूरी तरह से सोचा समझा होता था। और यहीं पर इस प्रक्रिया की असली सटीकता हमारे सामने आती है। ये कुछ कुछ एक प्राचीन एनाटॉमिकल मैप जैसा था। मतलब शरीर के हर हिस्से का कनेक्शन किसी ना किसी खास नस से जुड़ा हुआ था। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को स्प्लीन यानी तिल्ली की कोई बीमारी है, तो इलाज के लिए पता है कहाँ की नस चुनी जाती थी? माथी की। बिल्कुल इसी तरह अगर आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके लिए आंख के कोने या फिर नाक के पास की नस को चुना जाता था। जरा सोचिए, हर एक बीमारी के लिए शरीर पर एक सटीक पॉइंट पहले से तय था। एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत सटीक। वात रक्त, जिसे आज की भाषा में हम गाउट कहते हैं, उसके इलाज के लिए ग्रंथ में निर्देश है कि घुटने के जोड़ से ठीक 4 उंगली नीचे वाली नस को बेधा जाए। ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा सिस्टमैटिक और कितनी प्रिसाइज थी। अच्छा, और चीरे की गहराई वो कितनी होती होगी? यहां भी इसकी सटीकता बस हैरान कर देती है। निर्देश था कि चीरा एक जौ के दाने के बराबर, उससे ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए कि उस दौर के सर्जनों के हाथों में कितना ज्यादा नियंत्रण और कौशल रहा होगा। लेकिन काम सिर्फ चीरा लगाने पर ही खत्म नहीं हो जाता था। बिल्कुल नहीं। इसके बाद की जो देखभाल थी वो भी उतनी ही जरूरी थी। और इसके लिए भी ग्रंथ में एकदम साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। ग्रंथ के हिसाब से देखें तो एक मजबूत बलवान मरीज के शरीर से ज्यादा एक प्रस्थ खून निकाला जा सकता था। अब ये एक प्रस्थ कितना होता है? ये होता है करीब करीब 768 मिलीलीटर।
लेकिन ये मात्रा हमेशा मरीज की ताकत और उसकी सेहत देखकर ही तय की जाती थी, किसी के लिए कम तो किसी के लिए ज्यादा। पर सोचिए, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता अगर खून ठीक से ना बहे या फिर जरूरत से ज्यादा बहने लगे? इसके लिए भी पहले से ही पूरी तैयारी थी। अगर खून का बहाव कम है तो कुछ खास जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता था। अगर बहाव बहुत ज्यादा है तो ठंडी पट्टी से दबाव डालते थे। और अगर खून फिर भी ना रुके तो आखिरी उपाय के तौर पे गरम शलाका से उस जगह को दाग भी दिया जाता था। मतलब एक पूरा कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद था। और प्रक्रिया के बाद रिकवरी के दौरान भी मरीज को कुछ कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे खाना एकदम हल्का होना चाहिए, गुस्सा करने और ज्यादा मेहनत करने से बचना होता था। ये सिर्फ एक शारीरिक इलाज नहीं था, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच था जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। तो इस पूरी प्राचीन प्रक्रिया को समझने के बाद हम क्या सीखते हैं? इसकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? सुश्रुत संहिता का एक श्लोक है जो इस पूरी सोच का कह सकते हैं सार है। श्लोक है, देहम रुधिर मूलोहे रुधिरेण एव धार्यते। इसका मतलब है कि शरीर की जड़ में रक्त है और ये जीवन रक्त से ही चलता है। बस ये एक लाइन हमें आयुर्वेद का पूरा नजरिया समझा देती है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये प्राचीन और इतनी ज्यादा विकसित प्रणाली हमें सर्जरी के हजारों साल पुराने जटिल इतिहास के बारे में आखिर क्या बताती है? ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान और कौशल की जो इंसानी खोज है वो सदियों पुरानी है और शायद आज भी हम उस अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं।